कैसे हैं भाई सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं देखो अपना सेशन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द जूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जरा पढ़ लो आराम से। देखो बेटा, ये जो जूरी है ये होती है न्यायाधीशों की पीठ, जहां पर बहुत सारे जजेस बैठते हैं, उसे जूरी बोला जाता है। अब जूरी के बराबर में जूरी हुआ, आप टीम ले लो, कमेटी ले लो, ये जितने भी मैंने नाउन लिखे ये मेनली कलेक्टिव नाउन है। और जब ये कलेक्टिव नाउन है तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। और ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं बेटा, तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है? आपको इनके साथ वर्ब भी कैसी लिखनी है? वर्ब भी सिंगुलर लिखनी है। लेकिन कभी कभी चूंकि ऐसा होता है कि ये बट जाते हैं, जैसे मैंने कहा द जूरी हैज गिवन, मैंने कहा इट्स डिसीजन। अगर सबने अपने डिसीजन दे दिए हैं सर्वसहमति से, तो आप इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाओगे, और इसका जो ये पजेसिव केस लगना है ये भी सिंगुलर लगेगा, क्योंकि इट सिंगुलर होता। लेकिन अभी मैं लिख दूं द कमेटी। जो कमेटी है, जो समझाने का होगा बेटा समझाऊंगा ज्यादा, जो नहीं होगा उस पर ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। द कमेटी हैव डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। अब जो कमेटी थी वो अपनी राय में अलग अलग बढ़ गई। कमेटी हो, जूरी हो, जब ये एक सहमत होकर, मतलब कि सर्वसहमत होकर, एकजुट होकर काम कर रहे हैं, तो बेटा ये सभी के सभी सिंगुलर हैं और इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन। लेकिन जैसे ही ये बट गए, एक कहेगा साहब दोष है, एक कहेगा निर्दोष है, तो वर्ब प्लूरल और पजेसिव केस भी आता है प्लूरल। लेकिन यहां साफ तौर पर कह रखा है कि जूरी जो है वो देश के विभिन्न भागों में अलग अलग होती है। ना तो डिवाइडेड की बात कर रहा है, ना ही कोई ऐसी बात कर रहा है। जूरी के बारे में बता रहे हैं। आपको वर्ब यहाँ पर आर की जगह इज करना था, ये किया है तो बढ़िया है, इसके अलावा कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ अग्रसर चलते हैं। जरा बताना अपना आंसर क्या लगाओगे। रिकॉर्डेड क्लास रहती तो मैं आपको मौका दे देता हूँ 5 सेकंड का, जरा देख लो। मिस मार्पल इज नीदर ए गुड सिंगर और द गुड स्टेज आर्टिस्ट। ये तो खत्म हो गया ही क्वेश्चन। ये नीदर का जोड़ा और से नहीं बेटा, नोट से मिलता है। ये तो एक जमाने से पढ़ते हुए आ रहे हो आप। अगर आपने लगाई है पार्ट में तो बढ़िया है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। क्वेश्चन तीसरा जरा क्या कहता? जहां ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है तो वहां रुकना ही नहीं है। जरा लगाना इसका आंसर। देता हूं 5 सेकंड। राइस ऑफ ए बेस्ट क्वालिटी इज अवेलेबल इन द नियर बाई सुपर मार्केट एट 80 रुपए पर किलो। जो बेहतरीन वाला चावल है वो सुपर मार्केट में 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा। अब आप कभी मुझे बताओ कि सुपरलेटिव डिग्री आई, गुड हो, गुड से में गुडर नहीं होती, बेटर होती है, और सुपरलेटिव बेस्ट होती है। दुनिया की कोई सी भी सुपरलेटिव डिग्री हो, उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का लगना जरूरी है। आपने यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का जिक्र क्यों किया? अगर आपने लगाया है सी पार्ट में तो बढ़िया है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री हो ऐसा हो नहीं सकता कि या कभी दान आए। आप कहोगे राइस ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इज अवेलेबल इन द नियर बाई सुपर मार्केट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अग्रसर है बेटा। यही हाई कोर्ट वालों का सेशन है। हर चीज की आपको विविधताएं मिलेंगी। दे रहा हूं 2 सेकंड का समय। समय जितना कम होगा उतना ही आपको मजा भी आएगा। सी पिक्ड अप द बुक्स लाई ऑन द टेबल एंड पुट देम ऑन द सेफ। और उन्होंने उसे सेफ में रख दिया। उसने किताबों को पिकअप किया, मतलब कि उठा लिया। पिकअप का मतलब यही होता है जब आप किसी चीज को रिसीव कर लेते हो। अब देखो, जब अगली वर्ब है, यदि मैंने माना 2 मेन वर्ब हैं, इनका अगर रिपीटेशन हो तो अगली वर्ब को इन्फिनिटिव से जोड़ते हैं, मतलब टू लगाकर। अब मैंने कहा कि
उसने किताबों को पिकअप किया, ये तो मेन वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसका जो संबंध है वो सीधा सीधा सब्जेक्ट से। लेकिन ये लाई यहां पर फाइनाइट नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब कभी बेस फॉर्म में नहीं होती, इन्फिनिटिव से बढ़िया आंसर है। आपको किताब जो पड़ी हुई थी, गिरी हुई थी, लेटी हुई थी, लाइंग अगर लगा दिया आपने ऑप्शन नंबर ए में तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा आंसर नहीं है, क्योंकि नॉन फाइनाइट रूप पे या तो जीरेंड होगी या इन्फिनिटिव के रूप में। तो सी पिक्ड अप द बुक्स लाइंग ऑन द टेबल, जो टेबल पर बिखरी पड़ी थी, एंड पुट देम ऑन द सेफ, और उन्होंने सेफ में रख दिया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो गया। 5 देखते हैं जरा आप क्या लगा रहे हो, थोड़ा सा जल्दी बढ़ेंगे आगे। ही इज ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। ग्लासेस का मतलब ये वही है आपके जो गूगल्स होते हैं, चश्मे होते हैं, स्पेक्टिकल्स होते हैं, आपके ग्लासेस होते हैं, आपके गूगल्स होते हैं। बेटा गूगल्स ये चश्मे हैं, GOOGLE, वो गूगल जो होता है वो तो आपका साइट होता है, लेकिन GOGGLES ये भी चश्मे हैं, स्पेक्टिकल्स हैं। तो ग्लासेस हो गया, गूगल्स हो गया, चश्मे हैं। अब ये कहना चाह रहे हैं कि वह ओवर 80 का मतलब है 80 से ज्यादा का है, और दुस्साहस नहीं करता बिना चश्मे के पढ़ने के लिए। यहां धमकी वाली बात तो कुछ हो ही नहीं। ये डेयर जो यूज होता है, ये डेयर होता है धमकी वगैरह में, जब आप किसी को चेतावनी, धमकी, चुनौती दे रहे हो, तब तो हम इसे यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि वो उसकी सामर्थ्य की बात कर रहा है, और कभी भी जब मुझे लगे कि मुझे क्षमता दिखानी है, तो वहां पर मैं कौन सी मॉडल का यूज करता हूं, कैन का यूज करता हूं। क्षमता हो, आपकी ताकत हो, आपकी योग्यता हो, बेटा इन सब के लिए जो मैं यूज करूंगा वो यूज करूंगा कैन का। अब नहीं पढ़ सकता है, क्षमता नहीं है, डेयर नहीं, कैन नॉट अगर किया है आपने, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा इसका मेरा मानना है कि कोई आपका आंसर शायद बनेगा नहीं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सेशन में चाह रहा हूं कि ये मुश्किल से आधे घंटे से भी ज्यादा का ना हो, क्योंकि इसमें क्लोज टेस्ट भी रहेगा, वो भी समझाना है जरा। क्वेश्चन 6 तो ये बड़ा आसान है कि ही वॉज लुकिंग इनटू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 hours बट कुडंट फाइंड इट। लगातार किताब की जांच पड़ताल कर रहा है पिछले 2 घंटे से, लेकिन अभी तक नहीं मिली। बेटा किताब की जांच पड़ताल थोड़ी ना होती है, लुक इनटू का मतलब तो जांच पड़ताल करना होता। अच्छा, लुकिंग डाउन ऐसे भी कोई बात नहीं चल रही, लुकिंग अप भी नहीं चल रही। ऐसा हो सकता है ये जो किताब है वो खो गई होगी, और जब कोई चीज खो जाती है तो उसे ढूंढने के लिए, उसे सर्च करने के लिए आप एक फ्रेजल वर्ब जानते हो, लुक फॉर। और लुक फॉर का मतलब क्या होता है, किसी खोई हुई वस्तु की तलाश करना। लुक फॉर का मतलब है किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढना, किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढना। और किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढने के लिए साफ साफ सेंटेंस खुद कह रहा है चीख चीख कर कि भाई जो मेरी किताब है वो लगातार मैं 2 घंटे से ढूंढ रहा हूं, लेकिन अभी तक वो उसे पा नहीं पाया। और लुकिंग फॉर हिज बुक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जब ढूंढने का सेंस आता तो लुक फॉर आता, और तो कोई मीनिंग मेरा मानना लुक डाउन का मतलब कोई नहीं है। लुक डाउन अपॉन घृणा की नजरों से देखना, लुकिंग अबव कुछ नहीं है, लुकिंग आफ्टर तो खुद ये देखभाल करना होता, किताब की देखभाल थोड़ी ना की जाएगी। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, इसके बारे में सुन लेते हैं जरा। 7 भी सेशन जल्दी निपटाऊंगा ये मैं आज। पिंटू हैज बीन एडवाइज्ड टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। जो उसकी फैमिली का डॉक्टर था उसे एडवाइस दी गई रिड्यूस। अब रिड्यूस का सबसे बेहतर अगर विकल्प है फ्रेजल वर्ब के रूप में, रिड्यूस होता कम करना। देखो आदमी कोई भी आदत छोड़ नहीं सकता, एक फ्रेजल वर्ब कट ऑफ भी आती। कट ऑफ का मतलब तो जड़ से समाप्त करना है। अगर मैं किसी चीज को जड़ से समाप्त कर दूं तो बेटा वो कट ऑफ होती है, इरेडिकेट होती है, वो उन्मूलन करना होता है। लेकिन आदत वगैरह कट ऑफ नहीं, कम होती है। और इसके लिए एक सबसे बेहतर अगर फ्रेजल वर्ब है कट डाउन। इसका मतलब होता कम कर देना। डॉक्टर ने सलाह दी थी कि आपको धूम्रपान कम कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर
8 क्या कहता है, जरा इसके बारे में भी सुन लेते हैं। ये बड़ा प्यारा शब्द है, जरा इसे पढ़ लो एक बार। स्क्रीन से लो, मैं हट रहा हूं 1 मिनट के लिए। नाविका इज ए सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास। कहने का मतलब तो ये है कि ये शब्द दोनों बढ़िया हैं भाई, सुपर्ब भी अच्छा है और उसके साथ साथ इम्प्रेसिव भी बढ़िया है। अब अंडरलाइन कर दिया तो सिंपल सी बात यह है कि मुझे इसका वन वर्ड में बताना दोनों का मिक्सचर। तो सुपर्ब होता है आपका शानदार, और मैं अगर कहूं इम्प्रेसिंग या इम्प्रेसिव जो है ये होता प्रभावशाली। अब कोई व्यक्ति शानदार भी है और प्रभावशाली भी है, दोनों का अगर मिक्सचर में एक शब्द बनाऊं मैं दोनों को मिलाकर, तो सबसे बेहतर जो शब्द है ब्रिलियंट, वही व्यक्ति है जो शानदार भी है और प्रभावशाली भी है। अब आप कहोगे सर स्प्लेंडेड क्यों नहीं हुआ? स्प्लेंडेड तो बहुत बढ़िया या बहुत अच्छा होता, कोई कोई बहुत बढ़िया या बहुत शानदार है तो आप स्प्लेंडेड कह सकते हो, ठीक है भाई। अगर मैं डेजलिंग कहूं तो ये होती है अगर किसी की मजबूत प्रशंसा हो, अगर हम किसी की स्ट्रॉन्ग प्रेज कर रहे हैं, ऐसी प्रशंसा जो वास्तविकता में हाँ उसका जड़त्व मजबूत करेगी, तो ये मजबूत प्रशंसा है। और इसमें एक विविड है, अगर किसी व्यक्ति की तस्वीर, किसी व्यक्ति की इमेज आपकी नजरों में है, इमेज आपकी नजरों में है, तो उसे मैं बोलता हूं विविड। लेकिन कुछ नहीं था, यहां सिर्फ मतलब था कि नाविका एक शानदार और प्रभावशाली चाइल्ड है इन हर क्लास। आपको ब्रिलियंट आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर 8 का वी हुआ ब्रिलियंट। 9 पर चलते हैं जरा। ये क्वेश्चन मैं एकदम खत्म कर दूंगा मिनट से पहले, क्योंकि मेरे पास एक चीज है जो इस क्वेश्चन को बिल्कुल मजबूती के साथ खत्म कराएगी। आई वेंट टू पेरिस रेगुलरली। अब मैं पेरिस को रेगुलरली जाता था। रेगुलरली तो वो काम होता है जो हम सिंपल प्रेजेंट में करें, जैसे कि मैं पेरिस जाता हूं रेगुलरली। तो अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे मैं रोजाना मंदिर जाता हूं, आई गो टू टेम्पल डेली। मैं रोजाना ब्रेकफास्ट करता हूं, आई टेक ब्रेकफास्ट डेली। तो ये ऑफन हुआ, दुनिया भर के ट्वाइस हुआ, ये आपका हैप्पीली हुआ। ये शब्द इतना ज्यादा बयान नहीं करेंगे जितने से बेंट होता बीता हुआ कल। और बीते हुए कल वाली घटना जितनी भी बनती हैं वो यस्टरडे के साथ आप बेंट पर जाओगे। और जाने के लिए जब मैं पास्ट इंडेफिनिट पे जाऊंगा, जिसने करा यस्टरडे उसने आंसर को पहचाना। इसके अलावा आप उस आंसर को देख नहीं सकते या उसे रोक। स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो तो फिलहाल यहां पर आप 9 का सी जाओगे, क्योंकि आप जानते हो जो बेंट वाली हमारी घटना बनेगी ये आपकी जाएगी डेड में। क्वेश्चन नंबर, अब जरा 9 की तरफ अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 10, बड़ा आसान क्वेश्चन है। द न्यू शॉप दैट ओपनड लास्ट वीक। अब जब ये ओपनड भी हुई है और लास्ट वीक भी है, भाई साहब ये आर क्या कर रहा है? अरे लास्ट वीक और ओपनड हो गई, तो इसमें आर क्या कर रहा है? आप चेक कर लो। सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इट एडवर्टाइज अबाउट। उसके पास काफी मात्रा में प्रोडक्ट थे जो उसने एडवर्टाइज इसके बारे में की थी। अब सिंपल सी बात है, जब ये ओपन हुई है लास्ट वीक, तो भाई साहब इज हेड का मतलब खत्म हो गया, भाई साहब आपका मतलब खत्म हो गया। अब एक चीज है कि स्टॉक रखती थी, अपने पास रखने के लिए एक वर्ब आती है हैव। अब ये तो प्रेजेंट की है, तो आप अगर कोई चीज प्रेजेंट में रख रहे हो, कोई चीज अगर आप पास्ट में रख रहे हो, तो उसके लिए हेड आती है रखने के लिए, मतलब कि पास्ट में कोई चीज आपको अपने पोजीशन में दिखानी है, मतलब कि आपको अपना अधिकार दिखाना। अब सारी बात यह है कि अब आई हुई है वहां पर एडवर्ब। तो जब एडवर्ब आ जाए तो बेटा हम बनाते हैं केस ऑफ इन्वर्जन। और केस ऑफ इन्वर्जन जब बनाएंगे तो सबसे पहले आती है एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद आती है वर्ब। हार्डली हैड सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हार्डली के साथ खुद निगेटिव नहीं, हार्डली हैड, ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर।
क्योंकि जितनी भी निगेटिव एडवर्ब है, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नॉट, सेल्डम, इनके बाद केस ऑफ इन्वर्जन होता है। केस ऑफ इन्वर्जन का मतलब है पहले आएगी एडवर्ब, उसके बाद तुरंत आएगी हेल्पिंग वर्ब, हार्डली, हैड, मतलब कि ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 पर चलते हैं। 11 क्वेश्चन से अब स्टार्ट होता है ये आपका एक क्लोज टेस्ट। देखो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये छोटा है, लेकिन मानना मेरा ये है कि मैं बोलूंगा तो आपको इसमें ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा। थोड़ा सा जल्दबाजी में ये करा दिया तो इसमें मतलब कि समस्या हो सकती है, लेकिन आप परेशान नहीं होगे, मैं बताऊंगा। ये एक कहानी है जो शेफर्ड बॉय है, आपने सुना होगा। गडरिया एक लड़का था जो भेड़ चराने जाता था। वो एक बार बोर हो गया, उसने सोचा गांव वालों से मजे लिए जाएं। उसने भेड़िया भेड़िया कहकर चिल्लाया। एक बार गांव के आ गए भाई, हंस पड़ा क्योंकि उसे मजा लेना था। दोबारा फिर गांव के आ गए तो फिर वो हंस पड़ा। गांव वालों ने सोचा ये तो हमारा भाई बेवकूफ बना रहा। अब जब वास्तविकता में भेड़िया आ गया तो उसने फिर कहा भाई भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गांव को ने सोचा कि भाई ये तो बिना फालतू के हमें पहाड़ी पर चढ़ाता ऊपर, क्योंकि पहाड़ी पर भेड़ चढ़ाता था। गांव पहाड़ी से नीचे था। गांव वाले बोले ये तो हमारा वैसी थकाना, हमें इतना थका देगा कि ऊपर नीचे जाने में। गांव वालों ने सोची भाई अब ये बना रहा बेवकूफ, फूलिंग। बोले अब नहीं जाएंगे हम चक्कर में। वास्तविकता में भेड़िया आया, सारी भेड़ों को खा गया। अब जब वो घर नहीं लौटा, गांव के से ढूंढने गए तो इतने में तो भेड़िए ने सारी भेड़ों को मार दिया। उसे देखा कि वो रो रहा था। आगे देखो क्वेश्चन है, once there was a boy who became bored when he watched over the village sheep रिक्तिस्तान on the hillside। अब ये कह रहा है कि एक बार जो गांव का लड़का है वो बोर हो गया, अपनी गांव की जो भेड़े हैं उन्हें पहाड़ी पर अब रिक्तिस्तान, भेड़े क्या करेंगी? तो भेड़े लाफिंग नहीं करेंगी बेटा। अगर जो आप देख रहे हो देखते रहो, थोड़े ऑप्शन छोटे हैं लेकिन समझ सकते हो। असिस्टिंग तो किसी की मदद करना है, रिसीविंग प्राप्त करना है, लेकिन ग्रेजिंग का मतलब होता चरना। जो भेड़े चर रही थी पहाड़ी की साइड में, उन्हें चराते चराते एक बार वो बोर हो गया। अब देखो, टू एंटरटेन हिमसेल्फ, अपने आप को मनोरंजित करने के लिए ही सेंग आउट, वह चिल्लाया, वोल्फ वोल्फ भेड़िया। द वोल्फ इज चेजिंग द शीप, जो भेड़िया है वो उस जो भेड़ हैं उनका पीछा कर रहा है। When the villagers heard the cry, जैसे ही गांव वालों ने वो आवाज सुनी, they came the hill to drive the wolf away। अब वो केम करने आए। जरा मैं ऑप्शन अब यहां आपको देता हूं, जरा मैं इसे अगर चाहूं तो थोड़ा सा अगर बड़ा भी कर दूं तो आप अब देख लो, जरा थोड़ी सी परेशानी ना हो तो। थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया, अब हल्का समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर है दे केम, अब वो आए रिक्तिस्थान, द हिल टू ड्राइव द वोल्फ अवे। अब उस भेड़िए को ड्राइव द वोल्फ अवे का मतलब है उसे भगाने के लिए वो आए। अब पहाड़ी के ऊपर तो वो भेड़ चराता था, अब गांव पहाड़ी से नीचे तो होगा बेटा। ड्राइविंग का मतलब तो गाड़ी चलाना होता, गाड़ी चला के तो नहीं आ रहे उनके पास कभी कोई मर्सिडीज BMW, ऐसा तो नहीं होगा। बाकिंग डाउन, टहलते टहलते नीचे की तरफ, इतने में बोले भेड़ खा जाए, मतलब कि भेड़िया भेड़ों को खा जाए, ऐसा तो नहीं होगा। अब एक रनिंग डाउन है, एक रनिंग अप है बेटा। रनिंग डाउन तो जब वो पहाड़ी से नीचे जाएंगे तभी तो होगा, लेकिन जब वो पहाड़ी पर ऊपर दौड़ते हुए तेजी से आए तो आप रनिंग अप करोगे नहीं करोगे? आपने लगाया ऑप्शन नंबर डी, बढ़िया लगाया, चेक कर लो। दे केम रनिंग अप द हिल, वे पहाड़ी पर ऊपर दौड़ते हुए आए, टू ड्राइव द वोल्फ अवे, उस भेड़िए को भगाने के लिए। बट व्हेन दे अराइव्ड, इससे पहले वो आते, दे सा नो वोल्फ, वहां उन्होंने देखा कि कोई भेड़िया नहीं था। द बॉय वाज एम्यूज्ड, बच्चा बड़ा ही खुश हुआ। व्हेन सीइंग देयर एंग्री फेसेस, उनके गुस्से से भरे चेहरे को देखकर लड़का बड़ा खुश हुआ। डोंट स्क्रैम वोल्फ बॉय वार्न द विलेजर्स व्हेन देयर इज नो वोल्फ। बेटा जब वास्तविकता में भेड़िया नहीं है तो गांव वालों ने चेतावनी दी कि भेड़िया भेड़िया कहकर मत चिल्लाओ। दे एंग्रीली बेंट बैक डाउन द हिल, देखो अब आ गई ना बात। अब वो गुस्से से पहाड़ी से नीचे चले गए, बेंट डाउन आ गया। लेटर, अब बाद में फिर कहानी है। लेटर द शेफर्ड बॉय क्राइड आउट वंस अगेन, दोबारा से जो वो गडरिए का लड़का था वो दोबारा से चिल्लाया, वोल्फ वोल्फ, भेड़िया भेड़िया।
द वोल्फ इज चेजिंग द शीप, जो भेड़िया है वो भेड़ों का पीछा कर रहा है। वैन द विलेजर्स केम, अब फिर वही बात है, जैसी गांव वाले आए। दे सा देयर वाज नो वोल्फ, उन्होंने देखा कोई भेड़िया नहीं था। दे सेड स्ट्रिक्टली, उन्होंने बड़े ही सख्त रूप से कहा कि सेव योर, रिक्त स्थान दे रखा है, अब देखो। अब मैं आगे स्लाइड बढ़ा रहा हूं, सेम वही है, बस ऑप्शन चेंज होंगे। अब ऑप्शन चेंज होंगे, आप चाहो तो अपना बेटा आंसर लगा सकते हो। तो यहां पर अब उन्होंने कहा कि लेटर द शेफर्ड बॉय क्राइड आउट, दोबारा से वो गडरी का बच्चा चिल्लाया कि वोल्फ वोल्फ, वोल्फ इज चेजिंग द शीप, कि भेड़िया भेड़ों का पीछा कर रहा है। वैन द विलेजर्स केम, जैसे ही गांव वाले आए। दे सा देयर वाज नो वोल्फ, उन्होंने देखा कि कोई भेड़िया नहीं था। दे सेड स्ट्रिक्टली, अब उन्होंने सख्त रूप से कहा कि सेव योर ब्लैंक क्राई, फॉर व्हेन देयर इज रियली ए वोल्फ, डोंट क्राई वोल्फ व्हेन देयर इज नो वोल्फ। गांव वालों ने कहा कि इस अपनी जो किराई है, जो चिल्लाहट की आवाज है, उसे उस समय के लिए बचा कर रखो जब वास्तव में कोई भेड़िया आ जाए। अब उसकी आवाज कैसी थी? आवाज फनी तो नहीं थी, फनी तो विचित्र होती है, जैसे बच्चे निकाल देते हैं। लाफेबल का मतलब तो हंसने के योग्य है, और मफल्ड का मतलब होता है लपेटना, ये भी नहीं है। उसकी आवाज बड़ी डरावनी थी, जभी तो वो गांव वाले डर डर के ऊपर आ रहे थे, भाई वास्तव में भेड़िया तो नहीं, डरावने के लिए फ्राइटेंड आता। उन्होंने कहा कि सेव योर फ्राइटेंड किराई, अपनी फ्राइटेंड किराई को बचाकर रखो जब वास्तव में भेड़िया आ जाए। आगे चलो, बढ़ा देता हूं ऑप्शन की तरफ आपको, आप अपना इतने लगा सकते हो जरा। अब कहते हैं कि लेटर, बाद में, द बॉय सा ए रियल वोल्फ, लड़के ने वास्तव में भेड़िया देखा। स्नीकिंग अराउंड हिज फ्लॉक, अब वो जो उसके झुंड में घुसपैठ करता हुआ आ रहा था। अलार्म्ड, बच्चा या लड़का चौंक गया। ही जंप्ड ऑन हिज फीट, वह अपने पैरों पर कूदा। एंड क्राइड आउट एज लाउड एज ही कुड, इतना तेज चिल्लाया जितना कि चिल्लाया जा सकता था। वोल्फ वोल्फ, भेड़िया भेड़िया। बट द विलेजर्स थॉट, अब गांव वालों ने लेकिन क्या सोचा, ही वाज रिक्त स्थान देम अगेन, अब वो उन्हें दोबारा से क्या बना रहा है? फाइटिंग का मतलब तो लड़ना है, क्वेश्चनिंग का मतलब तो क्वेश्चन पूछना है, सीइंग का मतलब तो देखना है, लेकिन गांव वालों ने सोचा कि वो बार बार उन्हें फूलिंग मतलब कि फूल बना रहा है। आपने लगाया, ये तो बढ़िया है। एंड सो दे डिड नॉट कम टू हेल्प, वो इसलिए उसकी मदद करने नहीं आए क्योंकि उन्हें लगा वो अब फिर बेवकूफ बना रहा है। अब देखते हैं आगे, एक बार स्लाइड और बढ़ा देता हूं, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, देखो जरा। लास्ट में कहा गया है कि एट सनसेट, सूर्यास्त के समय, सनसेट होता सूर्यास्त, सूर्यास्त के समय, द विलेजर्स वेंट लुकिंग फॉर द बॉय, जब गांव वाले उस लड़के को ढूंढने या तलाश करने के लिए गए। हु हैड नॉट रिटर्न्ड विद देयर शीप, जो अपनी भेड़ों के साथ घर ही नहीं पहुंचा था। व्हेन दे वेंट अप, देखो आ गया, जब वे पहाड़ी पर ऊपर की तरफ चढ़े। दे फाउंड हिम ब्लैंक एज, चूंकि ऑल द शीप वर डेड, उन्होंने उसे ब्लैंक करते हुए पाया चूंकि सारी भेड़ मर गई थी। अब बताओ, जब उसकी सारी भेड़ें मर गई थी, तो बताओ वो गाना गा रहा होगा, खूब डांस कर रहा होगा, खूब खुश हो रहा होगा, या रो रहा होगा? बीपिंग अगर लगाया है तो बढ़िया है, ऑप्शन नंबर डी। इन कह रहे हैं कि व्हेन दे बेंट अप द हिल, जैसी वो पहाड़ी पर चढ़े, दे फाउंड हिम, उन्होंने पाया, बीपिंग, रोते हुए उसे, क्योंकि उसकी सारी भेड़ क्या थी बेटा? मर गई थी। उम्मीद करता हूं बढ़िया पैसेज था क्लोज टेस्ट ये, और थोड़ा सा छोटा है बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से इसकी थोड़ी सी मतलब मैं बड़ी कराऊंगा। आज थोड़ा जल्दबाजी में करा दिया था, आज थोड़ा सा कोचिंग की भी छुट्टी थी तो मैं आ गया, तो जल्दी जल्दी में ये मैटर टाइप कराया। कोई नहीं, दिवाली की छुट्टी की वजह से कोचिंग पे आज मैं भी थोड़ा लेट आया, कल इसकी बेहतरीन टाइपिंग हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अग्रसर होते हैं, जरा लगाइए। अब ये आपका आ गया यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत खत्म करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन होती है बॉयस, और देखूंगा कि बॉयस कौन कितनी जल्दी इसे बॉयस को खत्म करेगा। जरा, दर्शना वाज
लाफ्ड एट बाई हर ऑल हर क्लासमेट्स। सिंपल सी बात है, बाई है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, दूसरी बात बी थर्ड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस पैसिव में है। वाज लाफ्ड है मतलब डिड होगा, लाफ्ड होना चाहिए, कहीं चेक कर लो। ऑल हर क्लासमेट्स, ऑल हर क्लासमेट, ऑल हर क्लासमेट्स लाफ्ड एट दर्शना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 17 पर आओ, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, जहां हमें रुकना नहीं है। क्लोज टेस्ट समझाने का था बेटा, वो समझाना था, इसलिए मैं रुका वहां। आ जाओ नरेशन पर, देखता हूं इस नरेशन को कौन कितनी जल्दी सोल्व करेगा। नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इतने मैंने नरेशन लिखा, इतने आंसर आ जाना चाहिए। आर्या ने कहा आई एम बिजी, वेरी बिजी नाउ, मैं बड़ा बिजी हूं इस समय। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो अंदर का टेंस जरूर चेंज होगा। ये एम ना इज एम आर, ये बास वर्ब में जाएगा। अब चेक कर लो, आर्या सेड दैट, अब ये आर्या है, आई जो है फर्स्ट पर्सन होता, आप करोगे इसे हमेशा जो आपका होता है सब्जेक्ट, एक होता है स्पीकर, एक होता है लिसनर, सब्जेक्ट को स्पीकर ही मानते हैं, तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अनुसार तो आई की जगह हर जगह सी आना, क्योंकि आर्या कोई लड़की है। चलो आ गया भाई सी, सी भी आ गया, सी भी आ गया, सी भी आ गया। अभी बताया था ये इजेमार बासबर में चेंज होंगे, ये खत्म हो गया। चेक कर लिया, सी वाज, और ये बीइंग क्या है, सी वाज वेरी बिजी देन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आर्या ने कहा दैट सी वाज वेरी बिजी देन, कि वह उस समय बड़ी बिजी थी, क्योंकि नाउ को भी काय में चेंज करता हूं मैं, नाउ को भी देन में। फिलहाल यहां पर ऑप्शन नंबर सी के अलावा आंसर नहीं है कि आर्या सेड दैट सी वाज वेरी बिजी देन। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 18, ये बेटा आपके वन वर्ड हैं, देखूंगा वन वर्ड कौन लगाता। मैं इतने वन वर्ड लिखूं इतने आपका आंसर आ जाना चाहिए। मैं तो जो बच्चा थोड़ा सा उसे नहीं पता चल पा रहा, जो आप एक्टिव हो तो वो निशान लगा सकते हो, इसलिए लिख रहा हूं मैं, वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं थी। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, बहुत बड़ी संख्या में जो मछलियों का एक झुंड होता है, या मछलियों का आप कह सकते हो जब ये झुंड में एक तरीके से तैरती हैं, तो मछली जब आप देखना कभी कभी, जैसे कि आप किसी तालाब के किनारे जाओ, उसमें आप कोई जैसे कि मीठी चीज बिस्किट वगैरह जब आप फेंकोगे तो एक साथ आती हैं सब लिपट के, तो एक बहुत बड़ी संख्या में जो मछलियों का एक नंबर है, या मछलियों का ये झुंड सा होता है जो एक साथ तैरता है, उसे सोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। स्ट्रीम तो धारा होती है, प्रवाह। मैं कहूं आपसे स्ट्रिंग, ये डोरी होती है, रस्सी, और ये होती है आप कपड़ों की गठरी भी बोल सकते हो, गड्डी, जो गड्डी टाइप की होती है। गड्डी नहीं बना देते जैसे गांव में कह देते हैं गड्डी, तो ये गड्डी टाइप की होती है, जैसे कि आप पुराल की गड्डी बना सकते हो, पूले की गड्डी बना सकते हो। फिलहाल यहाँ पर 18 का ए है सोल। आइए जरा, अब फिर शायद बनवर्ड होगा एक, हाँ बनवर्ड ही है, जरा लगाओ इसे। मैं इतने बनवर्ड लिख रहा हूँ, मैं इसलिए लिख देता हूँ, बाद में जो बच्चा मेरी क्लास देखे उसे पता तो चल जाए, सर ये क्या था, बनवर्ड था, ये क्या था, बनवर्ड है, ये लगाइए जरा। तो ये बनवर्ड है ए पर्सन हु ड्राज और प्रोड्यूस मैप्स, एक व्यक्ति जो नक्शे बनाता, मैप्स होते हैं मानचित्र। अब मानचित्र को बनाने वाला कार्टोग्राफर होता है, तो पुराना पका पकाया सवाल है, लगा लो कहीं भी कार्टोग्राफर एरिया। आप कहोगे सोफर, ये मोटर वाहन चालक होता, ये तो कई बार बताया, मोटर वाहन चालक, ए पर्सन हु ड्राइव्स ए मोटर कार। कैलीग्राफर, कैली मतलब कि गुड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका हैंड राइटिंग बड़ा ही प्यारा है, और जिसका हैंड राइटिंग प्यारा होता है उसे कैलीग्राफर बोलते हैं। और एक ऑप्शन है इसमें कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर क्या होता है, ए पर्सन हु टीचेस द आर्ट ऑफ डांसिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो नाचने की कला सिखाता है उसे कोरियोग्राफर कहते हैं। लेकिन फिलहाल 19 का डी लगाओ, कार्टोग्राफर। सत्र को लंबा नहीं खींचूंगा, बिल्कुल 25 क्वेश्चन है। अब हाई कोर्ट के एग्जाम की डेट भी करीब है, 17 और 24 दिखा रहा है स्टेनो और क्लर्क का, तो अब तो मेरी स्पीड और ज्यादा बढ़ने वाली है। मैं चाहता हूं कि आपको एक दिन में 2-2 वीडियो भी प्रोवाइड हो। 40 विंग्स ईडीएम में लिख रहा हूं मैं, कि 40 विंग्स क्या है ईडीएम में, कोई दो जरा आंसर, इतने में ईडीएम लिखूं इतना आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का। तो 40 विंक होता हल्की सी जो झपकी लगती है, इसे बोलते हैं शॉर्ट नैप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इसके अलावा आंसर नहीं होगा। ये होती है झपकी, नींद की जो झपकी लग जाती है। फिलहाल आइए जरा क्वेश्चन नंबर 21, शायद इसमें भी ईडीएम होगा एक, क्योंकि मैंने 2-2 ईडीएम में वोकैब पर ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये वोकैब 5 नंबर की तो पक्की है, और ये 5 नंबर आने ही चाहिए, कटना नहीं चाहिए। ईडीएम आइए जरा, ये होता है कट टू द चेस।
अब चेस जो है उसको काटना, ये कट टू द चेस, चेस के अनुसार कोई चीज काटना, मतलब टू गेट टू द पॉइंट। अगर आप कोई चीज ऐसी काट रहे हो जिस चीज को आप चेस कर सकते हो, इसका मतलब यह है कि आप बिल्कुल पॉइंट पे पहुंचने की बात कर रहे हो, टू गेट टू द पॉइंट। आगा ये क्वेश्चन नंबर 22, ज्यादा रुकना ही नहीं है, स्पीड तेज रहेगी। अब प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मैं आपसे, चलो मैं अपनी मर्जी से पूछ रहा हूं, मैं आपसे इसका एंटोनियम पूछ रहा हूं। अब देख लेते हैं इसका एंटोनियम कौन लगाएगा। प्रोलिफिक होती है उपजाऊ, ऐसी चीज जो उपजाऊ है वो प्रोलिफिक है। अब उपजाऊ का तो अगर मैं कहूं प्रोडक्टिव तो सिनोनियम है, ये भी उपजाऊ है। लेजी तो आलसी होता, अनसक्सेसफुल होता असफल, लेकिन अनप्रोडक्टिव होती है आपकी अनउपजाऊ। ऑप्शन नंबर अगर आपने लगाया सी तो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं बेटा, समय मैं चाहता नहीं बिल्कुल भी खराब हो। क्वेश्चन नंबर 23 में ये कॉन्साइट जो है इसका आपको एंटोनियम लगाना, तो कॉन्सेप्ट का एंटोनियम लगाते हैं जरा। ये कॉन्साइट क्या होता, कोई बताएगा ये कॉन्सेप्ट क्या होता? ये होता है घमंडी, जिसके अंदर घमंड हो, प्राइड हो, बेन हो, ये घमंडी होता है कॉन्सेप्ट। अब मैं कहूं आपसे, घमंडी का उल्टा होगा जो विनम्र या नम्रता रखता हो। फिलहाल मोडेस्टी होती है आपकी नम्रता या विनम्रता, तो फिलहाल ये तो एंटोनियम हो गया इसका। अगर मैं प्रीजॉइडिस कहूं तो ये तो पक्षपात होता, किसी से पक्षपात करना। कोबार्डाइस कायरता होती है। इगोटिज्म तो ये खुद ही अहम है, अहंकार, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में बात करेगा अहम के रूप में, ये होता है आपका इगोटिज्म। लेकिन फिलहाल अगर कॉन्सीट का लगाना था, घमंडी का नम्रता या विनम्रता, मोडेस्टी, ऑप्शन नंबर बी। आगा आइए जरा क्वेश्चन नंबर 24, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एक। इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो छाटनी है। इतने में लिख रहा हूं इनकरेक्ट, आपका आंसर आ जाना चाहिए। लगाइए जरा इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। इनकरेक्ट अपॉर्चुनिटी देख लो, OPPORTUNITY, बिल्कुल सही है भाई। ये तो रिलायंस, RELIANC, ये भी है निर्भरता। अप्रोच, अच्छा पहले ब्यूरो देख लो, BUREAU, देखना यही है कि BURE, बढ़िया ये भी, लेकिन अप्रोच गलत है यहाँ पर। APPROACH, ये होती है अप्रोच, कहीं पहुंच। आपको APPRA नहीं, APPROACH करना था। फिलहाल 24 का आपका हो गया सी। 25 लास्ट क्वेश्चन, लगाइए जरा इसका भी, इसमें कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। लिख रखा पूरा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड लगाने हैं, टिमिड है, देखो ये सब कर रखे हमने। डार्क, तो इस डार्कों में से होगा जो भी होगा, कुछ कर लो चेक। ये डार्क वर्ड जो है इनमें ही कोई सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, जरा बॉली लगानी है, देखते हैं क्या लगा रहे हो आप। अगर मैं कहूं इंट्रोवर्ट तो ये बढ़िया है, इंट्रोवर्ट ये अंतर्मुखी होता, ये सही है भाई। टिमिड ये भी सही है कायर। फेमिलियर ये भी सही है परिचित, लेकिन एडोलसेंस ये नहीं होती। ADOLESCENC ये होती है किशोरावस्था, जिसे युवावस्था या किशोरावस्था बोलते हैं। ये अगर आपने लगाया है एडोलसेंस, ADOLESCENC, ये वाली करेक्ट होती है, ऊपर वाली इनकरेक्ट। फिलहाल सेशन पसंद आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। फिलहाल अगली क्लास में दोबारा मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।